Hello friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform, and myself शैलेंद्र सिंह and आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी गेट 2021 में काफ़ी काम आने वाली है। ऑलराइट, सो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल हैं स्टूडेंट। आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम एंड माय गेट परसेंटाइल 99.24 percentile, and I have total 8.5 year GATE teaching experience in various institutes in all over India. फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी की मेरी स्पेशल क्लास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये इसकी कुछ खूबियां हैं क्योंकि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। जो लाइव क्लासेस मॉड्यूल है इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, जो टॉप एजुकेटर हैं, उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ऑलराइट, तो ये देखिए कुछ आपके एजुकेटर्स थे। सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नॉट ओनली CSIT ऑल कंप्लीट इंजीनियरिंग के ऑल ब्रांचेस के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी। ये कुछ सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कुछ खूबियां हैं। यहाँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट PDF मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ भी आपको मिलेंगे। आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। पर्सनल कोच आपको मिलेगा, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस स्ट्रक्चर। ये प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस स्ट्रक्चर है। आप इसके साथ अगर ये कोड, हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं SHAL10, तो इसके साथ आपको 10% का एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है ये आपकी कन्वर्ट होकर 10% डिडक्ट होकर ये 39,600, ये 24 मंथ का फीस हो गया, 10% डिडक्ट हो गया। देखिए, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ओनली 2 मॉड्यूल्स हैं फीस के, 12 मंथ एंड 24 मंथ। और इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं SHAL10, तो इसके साथ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और एडिशनल डिस्काउंट के बाद ये 45,000 टू 60,000 ये फीस स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। ये 10% डिस्काउंट के बाद ये 40,500 और ये 54,000। सो फ्रेंड्स, ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसकी फीस बढ़ने वाली है अब। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेटर सब्सक्रिप्शन रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़ने वाला है। तो अगर आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए जितनी जल्दी आप ले सकें। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा सब्सक्रिप्शन की बात। अब हम अपने सेशन पे आ जाते हैं। आज का हमारा सेशन है कंपाइलर के कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स, हम गेट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। ऑलराइट, तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है, द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अक्सर गेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम आपके कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, आपके ऑपरेटर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, टोकन। सो प्रिंट एफ यहाँ अलग अलग मत कर देना, लॉन्गेस्ट जो आपका बनना है पैटर्न प्रिंट एफ, ये नंबर ऑफ टोकन कितना हुआ अभी, 1 एक टोकन, एंड एक पैरेंथेसिस ये 2 टोकन। और जो डबल कोट्स के अंदर है वो सिंगल टोकन में काउंट होता है, लिटरल ये 2 टोकन। और यहाँ तक ये कितने टोकन्स हुए, 3, एंड इट इज कॉमा 4, I5, फिर कॉमा 6, 7, 8, 9 और ये 10। सो टोटल इस तरह से 10 टोकन्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन कंपाइलर, कीवर्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग। कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स ये टोकन है। तो कहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होते हैं, ड्यूरिंग पार्सिंग द प्रोग्राम, नो, ड्यूरिंग नॉट पार्सिंग द प्रोग्राम, द कोड जनरेशन, नो, द लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम। तो आंसर इज सी। कंपाइलर का जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है उसका काम क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इट इज लेक्सिकल एनालाइजर, नाउ सिंटैक्स एनालाइजर, नाउ सिमेंटिक एनालाइजर, नाउ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ICG, एंड इसके बाद आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन CO, एंड नाउ इसके बाद आपका कोड जनरेशन फाइनली। और यहाँ पे आपकी एक सिंबल टेबल होगा एंड एरर हैंडलर। ये सॉफ्टवेयर्स हैं। सो देखिए, ये कंपाइलर के ये सारे फेजेस के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। कितने 6 फेजेस हैं, ये कुछ कंपाइलर है। ओके, सो इस कंपाइलर में लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, टोकन्स।
यहाँ इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, टोकन। ये पूरी की पूरी जो इनपुट स्ट्रीम जो प्रोग्राम उसको टोकन्स में डिवाइड कर देगा। एंड इट रिमूव व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट, रिमूव व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट। कमेंट व्हाइट स्पेस जो आप यूज करते हैं उनको रिमूव कर देगा। ओके। एंड ये टोकन एज ए इनपुट सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाएगा। सिंटेक्स एनालाइजर इसका क्या, देखिए अगर इसमें लेक्सिकल एरर है कुछ तो एरर हैंडलर डिटेक्ट करके बता देगा, नहीं है तो ये टोकन्स में डिवाइड कर देगा। नाउ सिंटेक्स एनालाइजर ये इसका पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर देगा। अगर इसमें सिंटेक्स एरर है तो एरर हैंडलर डिटेक्ट करके आपको बता देगा, तो ये इसने जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया है। ओके। एंड सिमेंटिक एनालाइजर इसका पार्स ट्री सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री जनरेट करेगा। वेरीफाई पार्स ट्री, या इसको हम एनोटेड पार्स ट्री भी बोल सकते हैं, एनोटेड पार्स ट्री। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इसका 3 एड्रेस कोड बना देगा, आउटपुट 3 एड्रेस कोड। कोड ऑप्टिमाइजेशन इसमें कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा। यूजलेस कोड हैं जो रिडंडेंट कोड हैं उनको ये ऑप्टिमाइज कर देगा। एंड फाइनली कोड जनरेशन, असेंबली कोड। ये असेंबली कोड असेंबलर के पास जाता है, ये कंपाइलर का पार्ट नहीं है। असेंबलर इसका रिलोकेटेबल मशीन कोड बना देगा। रिलोकेटेबल मशीन कोड, ये रिलोकेटेबल मशीन कोड लोडर लिंकर के पास जाएगा और ये इसका EXE एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड ये तैयार कर देगा जो एग्जीक्यूट होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा लेक्सिकल एनालाइजर का रोल क्या था। लेक्सिकल एनालाइजर इनपुट स्ट्रिंग को टोकन्स में डिवाइड कर रहा है, व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट को रिमूव कर रहा है। पार्स सिंटेक्स एनालाइजर का क्या रोल है, ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट। एंड सिमेंटिक एनालाइजर ये सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री कर रहा है। जो भी टाइप चेकिंग, टाइप मिसमैचिंग, टाइप चेकिंग इस किस पास में होगा, टाइप चेकिंग डन इन सिमेंटिक एनालाइजर। तो ये टाइप चेकिंग यहीं पे होता है सिमेंटिक एनालाइजर में, बाद में नहीं होगा, इसी पर्टिकुलर इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, टाइप चेकिंग। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन 3 एड्रेस कोड आपको बना देगा। एंड 3 एड्रेस कोड इसमें मैक्सिमम 3 एड्रेसेस हो सकते हैं, दैट इज वेरी क्लोज टू असेंबली प्रोग्रामिंग कोड। एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन इस कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा जिसमें कुछ रिडंडेंट कोड होंगे, कुछ अनरीचेबल कोड होंगे, तो इस तरह के यूजलेस कोड होंगे तो उनको ये कोड ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूस कर देगा। फ्रेंड्स ये वाला जो फेज होता है ऑप्शनल होता है, राइट, इट इज ऑप्शनल, ये आपके ऊपर लिखना है तो लिखिए। एंड नाउ जो कंपाइलर का ये फेस है ये किससे इंप्लीमेंट होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा से। लाइक DFA जो आपने देखा है, DFA NFA जो आप पढ़ते हैं, DFA से ही इंप्लीमेंट होगा। NFA को DFA में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड जो इस यहाँ पे आपका PDA का कॉन्सेप्ट यूज होगा सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर। ओके, PDA का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, या कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस का यूज करते हैं। और यहाँ पे आपका असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग होगा तो रजिस्टर एलोकेशन, रजिस्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इट इज द हार्ट ऑफ द कंपाइलर, जो सिंटेक्स एनालाइजर है ये क्या है, आप कंपाइलर का हार्ट है। इट इज द हार्ट ऑफ द कंपाइलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पार्सर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको पार्सर भी बोलते हैं, राइट, और इसको स्कैनर भी बोलते हैं। ओके। एंड सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, सिंबल टेबल में। एरर हैंडलर एक सॉफ्टवेयर है जो एरर को डिटेक्ट करके आपको बताएगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन था, इन कंपाइलर कीवर्ड ऑफ लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, context free grammar can be used to specify both lexical and syntax analysis, and type checking is done before parsing। यस, ये फॉल्स आपको बताना है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई बोथ लेक्सिकल एंड सिंटैक्स रूल। यस, ये करेक्ट है। व्हाई, बिकॉज ये सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग है, और फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज कहाँ होता है, लेक्सिकल एनालिसिस। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट।
सो सेकंड देखिएगा, टाइप चेकिंग इज डन बिफोर पार्सिंग। नो, टाइप चेकिंग इज डन बिफोर पार्सिंग नहीं है। टाइप चेकिंग कहाँ हो रहा है? पार्सिंग के बाद में हो रहा है। पार्सिंग के बाद में यहाँ पे टाइप चेकिंग हो रहा है। सो ये कह रहा है टाइप चेकिंग इज डन बिफोर पार्सिंग, सो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। आई थिंक राइट आंसर यही होगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी ट्रांसलेट टू डिफरेंट इंटरमीडिएट, ये करेक्ट है। आर्गुमेंट टू ए फंक्शन कैन बी पास यूजिंग प्रोग्राम स्टैक, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इज बी, फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंक्रीमेंट कंपाइलर इज ए कंपाइलर। इस कंपाइलर को हम इंक्रीमेंट कंपाइलर बोलते हैं। रिटन विच रिटन इन लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज। नो, ये तो क्रॉस कंपाइलर की डेफिनेशन है। कंपाइलर होल सोर्स कोड टू जनरेट ऑब्जेक्ट कोड फ्रेश। नो, ये भी इंक्रीमेंटल नहीं है। ए कंपाइल ओनली दोज पोर्शन ऑफ द सोर्स कोड दैट हैव बीन मॉडिफाइड। यस, इट इज इंक्रीमेंटल कंपाइलर। आप कंपाइलर लिखे नहीं जाते हैं, जो कोड आपने नया कोड बनाया है केवल उसी कोड को वो कंपाइल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कंपाइलर। राइट आंसर इज सी। ये आपका क्रॉस कंपाइलर है, डी। रन ऑन वन मशीन दैट प्रोड्यूस अपडेट कोड फॉर अनदर, इट इज ए क्रॉस कंपाइलर। बट क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? इंक्रीमेंटल कंपाइलर। तो इंक्रीमेंटल कंपाइलर में प्रोसेस क्या होता है? जितना आपने कोड नया कोड लिखा है केवल उसी को ही आप कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर यूज द फॉलोइंग पैटर्न टू रिकॉग्नाइज 3 टोकन्स। ये टोकन्स दिए गए हैं ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी सी। ये टोकन्स, इनकी कुछ डेफिनेशंस दी गई है। कहा गया है नोट दैट एक्स एंड दिस साइन। इसका मतलब क्या है? मीन्स 0 और 1 अकरेंस ऑफ सिंबल एक्स। ओके, तो समझिएगा इसको, 0 और 1 अकरेंस ऑफ सिंबल एक्स। And note also that the analyzer output that match the longest prefix, possible prefix, is a process by the analyzer which of the following sequence of the token is output. इसका longest prefix क्या होगा? longest क्या इस पे स्ट्रिंग मैच करेगी? कौन सा टोकन आपको मैच करेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x किसी सिंबल के आगे अगर ये हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अकरेंस ऑफ x यानी empty और x। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए किसके आगे लगा हुआ है? ए के आगे। तो एक्स ए, ये तो एम्प्टी होगा, तो क्या बचेगा? बी प्लस सी का होल स्टार ए प्लस, एक बार एम्प्टी होगा एक बार एम्प्टी नहीं होगा, तो इट इज ए बी प्लस सी का होल स्टार। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड को देखिए। सेकंड कह रहा है बी को एक बार एम्प्टी किया, सो इट इज ए प्लस सी का होल स्टार बी, और बी ए प्लस सी का होल स्टार बी। नाउ थर्ड को देखिएगा, ये थर्ड क्या कह रहा है? बी प्लस ए का होल स्टार सी प्लस सी बी प्लस ए का होल स्टार सी। ऑलराइट, अब आपको इसका लॉन्गेस्ट मैच करना है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इसमें से बी बी ए सी, बी बी ए सी, ये वाला स्ट्रिंग क्या है? किसके अंदर बिलोंग करेगा? बी बी ए सी, ये यहाँ बिलोंग कर रहा है आपका T3 के अंदर। देखिए बी बी ए सी, ये पोर्शन जो है ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो फर्स्ट इज T3 एंड लॉन्गेस्ट आपको मैच करना था। सो दैट नाउ ए बी सी, ये किसके अंदर बिलोंग करेगा? ए बी सी अगेन, ये भी T3 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, T3 लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट आपको मैच करना था, राइट? सो लॉन्गेस्ट इसमें यही मैच होगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1 और एवरी रेगुलर सेट हैज ए LR1 ग्रामर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि रेगुलर ग्रामर ये आपका एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस दोनों हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी इमेज आ रही होगी। ये आपका एम्बिगुअस भी हो सकता है और अनएम्बिगुअस। राइट, एम्बिगुअस किसके करस्पॉन्डिंग होगा? NFA के करस्पॉन्डिंग, और एम्बिगुअस DFA के करस्पॉन्डिंग। तो रेगुलर ग्रामर एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस दोनों हो सकता है, बट LL1 की नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस। ग्रामर कैसा होना चाहिए?
अनएम्बिगुअस, बट रेगुलर ग्रामर के बारे में आप नहीं कह सकते, ये एम्बिगुअस भी हो सकता है, अनएम्बिगुअस भी हो सकता है, राइट। एंड रेगुलर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर सेट भी आप बोल सकते हैं। रेगुलर सेट ये हमेशा क्या होते हैं, अनएम्बिगुअस, ऑलवेज अनएम्बिगुअस। सो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि LL1 की नेसेसरी कंडीशन है ग्रामर कैसा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस। बट ग्रामर तो LL1 के लिए ग्रामर कैसा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, और रेगुलर ग्रामर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आइदर एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। तो यू कैनॉट से कि इट इज LL1, सो इट इज फॉल्स। ओके, नाउ एवरी रेगुलर सेट इज LR1, यस इट इज ट्रू बिकॉज इट इज अनएम्बिगुअस। और LR1 ग्रामर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ग्रामर अनएम्बिगुअस होना चाहिए, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर इसकी है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। आंसर इज C, P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बॉटम अप पार्सर जनरेट। बॉटम अप पार्सर, फ्रेंड्स यहाँ एक बात देख लीजिएगा आप, पार्सर का थोड़ा क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आगे काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, पार्सर की अगर मैं बात करूं तो पार्सर के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्सर। ये क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन के अंदर देयर आर टू पार्सर अगेन, नॉन प्रेडिक्टिव एंड प्रेडिक्टिव पार्सर। नॉन प्रेडिक्टिव के अंदर आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, और इस तरह से हम लगाते हैं ब्रूट फोर्स, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड प्रेडिक्टिव पार्सर किसको बोलते हैं, LL1 प्रेडिक्टिव पार्सर, LL1 को LLK भी बोलते हैं। एंड बॉटम ऑफ पार्सर के अंदर आपका जो कई सारे पार्सर इसके अंदर भी आ जाएंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, एंड LRK पार्सर। LRK को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, SLR, not SLR, it is LR0 parser, LR0, SLR1, LALR1 और CLR1। राइट, सो यहाँ पे इनके चार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इनके क्लासिफिकेशन से। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ये किस क्लास में आता है, टॉप डाउन में। प्रेडिक्टिव पार्सर क्या है, ये भी टॉप डाउन है। एंड जो बॉटम ऑफ पार्सर है, इसके अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और LRK पार्सर। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ क्वेश्चन इस पे भी आए हुए हैं। जो फर्स्ट एल क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट एल इसका इंडिकेट करता है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। आप कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। सेकंड एल क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और ये जो के है और ये जो के है, ये दोनों एक ही हैं, मतलब इनको क्या बोलते हैं, लुक अहेड कंपोनेंट। फ्रेंड्स यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो आ रही होगी, तो ये क्या है, लुक अहेड कंपोनेंट। ऑलराइट, एंड यहाँ एल का मतलब लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। एंड आर का मतलब है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, इन रिवर्स। ऑलराइट, और के वही है लुक अहेड। ये है एल का मतलब मैंने बता दिया, आर का बता दिया, जीरो। इसमें लुक अहेड कंपोनेंट की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे लुक अहेड की 1 है। ये सिंपल LR पार्सर है, ये लुक अहेड LR पार्सर है, ये कैनोनिकल LR पार्सर। एक और इस पे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि लेट इसके अंदर
इसके अंदर N1 स्टेट है, इसके अंदर N2 स्टेट है, यहाँ N3 स्टेट है और यहाँ पे N4 स्टेट है। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या रिलेशनशिप होता है इन जनरल रिलेशनशिप, N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N3 एंड लेस देन इक्वल्स टू N4 कि नंबर ऑफ स्टेट इन LR0 SLR और LLR में इक्वल हैं बट लेस देन इक्वल्स टू कैनोनिकल LR पार्सर। फ्रेंड्स स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। फ्लिप फ्लॉप इज मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, सो इसकी कॉस्ट ये काफी कॉस्टली है बट मोस्ट इफिशिएंट पार्सर, सबसे ज्यादा इफिशिएंट पार्सर कौन सा है, TLR पार्सर। एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग के लिए ग्रामर कैसा होना चाहिए, ऑपरेटर ग्रामर तभी आप लगा सकते हैं, ऑपरेटर ग्रामर पे ही ये आप कर सकते हैं। ऑपरेटर ग्रामर क्या कहता है, ऑपरेटर ग्रामर ये कहता है कि कंजुगेटिव सिंबल्स नहीं, कंजुगेटिव नॉन टर्मिनल्स नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, और एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के दो तरीके के प्रोडक्शंस को आप हटा दोगे तो रिमेनिंग जो बची हुई ग्रामर है वो क्या है, आपकी ऑपरेटर ग्रामर है। तो इस तरह के प्रोडक्शंस को आप किल कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे कॉन्जुगेटिव नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए और एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। अगर किसी सीएफजी से ये प्रोडक्शंस को आप रिमूव कर देंगे तो रेस्ट बची हुई सीएफजी वो क्या है, ऑपरेटर ग्रामर है और उस पर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आपको बताना था। बॉटम अप पार्सर जनरेट, बॉटम अप पार्सर व्हाट क्या जनरेट कर रहा है फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है देखिए क्या जनरेट कर रहा है, इसको समझिएगा। इट जनरेट राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, सो कौन सा ऑप्शन है राइट मोस्ट डेरिवेशन, आंसर इज बी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये अलग दिया गया है, ये अलग दिया गया है, मैंने बीच में सेपरेट ये कर दिया है। राइट, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टू सेट ऑफ LR1 आइटम्स ऑफ एन LR1 ग्रामर, so which of the following statement related to merging of two sets in the corresponding LLR parser is are false। तो एक ये है अलग 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 दिया गया है, टू अलग अलग स्टेट्स हैं, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, अब फॉल्स बताना है। और ये भी है, ये 1 नंबर का पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। अब देखिए फॉल्स बताना है। कैन नॉट बी मर्ज सिंस लुक अहेड आर डिफरेंट, भाई लुक अहेड डिफरेंट है तो आप परफेक्टली मर्ज कर सकते हो, क्या दिक्कत है। अगर आप इनको मर्ज कर देते हैं सिंगल में तो क्या होगा, x gives c dot capital X, x gives dot c capital x gives dot d, और लुक अहेड पहले c by d था, अब ये सेंटिनल भी आ जाएगा, सेंटिनल मीन्स डॉलर, c by d एंड डॉलर, c by d एंड डॉलर, परफेक्टली लुक अहेड डिफरेंट है, कोई इशू नहीं है। तो ये पहला वाला तो फॉल्स है, फर्स्ट ये फॉल्स है। कैन बी मर्ज बट विल रिजल्ट इन शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, माय डियर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो तब होगा जब किसी में डॉट लास्ट में आ रहा हो, शिफ्ट तो आप करेंगे जब स्मॉल सी अप्लाई करेंगे, बट डॉट तो लास्ट में नहीं आ रहा है तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं आएगा, सो ये भी फॉल्स है। कैन बी मर्ज विल रिजल्ट इन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डॉट लास्ट में किसी भी प्रोडक्शन में नहीं है, अगर मोर देन वन प्रोडक्शन में डॉट लास्ट में होता तो ये बन सकता था, तो ये भी आपका फॉल्स है। कैनॉट बी मर्ज सिंस गो टू वन सी विल लीड टू डिफरेंट स्टेट, देखिए मर्ज की ये कंडीशन ही नहीं है कि आप गो टू अप्लाई कर रहे हैं तो कैनॉट बी मर्ज, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। राइट, सो आंसर इसका ये वाला आंसर है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, आंसर इज टी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रामर ये दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे इस केस में, आप देखेंगे एप्सिलॉन फ्री LL1 है क्या ये, अगर एप्सिलॉन फ्री LL1 है, इफ इट इज एप्सिलॉन फ्री LL1, एप्सिलॉन फ्री LL1 आपका क्या होता है, इट इज SLR1। इसको देखिए मैं एक चार्ट से आपको बताता हूँ, इसको समझिए। नाउ इट इज योर LL0 ग्रामर एंड ये आपका LR0 है।
सारे के सारे एल आर जीरो के हैं एस एल आर वन, सारे एस एल आर वन एल एल आर वन है, और एल एल आर वन ये क्या है आपके सी एल आर वन है, और सारे के सारे सी एल आर वन को हम एल आर वन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और ये क्या है आपका एल आर के। ओके, तो नाउ एस एल आर वन एल एल वन, देखिए एक और यहाँ इस तरह से बना लीजिएगा, सारी की सारी एल एल वन क्या है सी, ये एल एल वन है, और ये आपका एल एल के है, एल एल के ग्रामर, इट इज एल एल के ग्रामर, और ये क्या है अनएम्बिगुअस ग्रामर का सेट है, ये ध्यान रखना अनएम्बिगुअस। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि इस पेन डायग्राम को याद रखिए, सारी की सारी एल एल जीरो ग्रामर क्या है एल आर जीरो है, और सारी एल आर जीरो क्या है एस एल आर वन, ऑल एल आर जीरो आर एस एल आर वन, और एस एल आर वन आर एल एल आर वन, ऑल एल एल आर वन सी एल आर वन, ऑल सी एल आर वन एल आर के, राइट। यहाँ के की वैल्यू क्या है के ग्रेटर देन वन। नाउ देखिएगा सारी एल एल जीरो आप इस तरह से कह सकते हैं, बट आप एल एल वन के बारे में क्या रिलेशन दे सकते हो, एल एल वन और केवल सी एल आर वन को आप रिलेशन दे सकते हो, सारी की सारी एल एल वन क्या है सी एल आर वन है एल आर वन है, बट अगर कोई ग्रामर एल एल वन है तो यू कैनॉट से कि वो एल एल आर वन है, या आप ये नहीं कह सकते एल एल आर वन है तो वो आपकी एल एल वन है, तो देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एल एल वन एंड एल एल आर वन। ओके, तो ये मैं कुछ रिलेशनशिप आपको अभी बताऊंगा वो किस तरह से रिलेशनशिप होंगे। तो इस वेन डायग्राम को फिलहाल देखिए, एल एल जीरो एल आर जीरो है, एल एल जीरो एल आर जीरो एस एल आर वन एल एल आर वन सी एल आर वन एल आर के बोल सकते हैं, और एल आर जीरो को एस एल आर वन एल एल आर वन सी एल आर वन और एल आर के बोल सकते हैं, बट एल एल वन के बीच में है कि अगर एल एल वन है तो जरूरी नहीं कि वो एल एल आर वन हो, राइट, और एल एल आर वन है तो वो एल एल वन नहीं कह सकते, बट अनकंडीशनली आप क्या कह सकते हैं कि सारी की सारी एल एल वन क्या है एल आर वन है, एल आर वन का मतलब सी एल आर, ये आप कह सकते हैं, फाइन। इसी तरह से इसमें मैं कुछ आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एप्सिलॉन फ्री एलएल1, अगर कोई एप्सिलॉन फ्री एलएल1 है तो इसको आप बता सकते हो कि वो एसएलआर1 है, और एप्सिलॉन फ्री अगर एलएल1 है तो वो एसएलआर1 है, और एसएलआर1 है तो फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, हम ये जानते हैं कि सारी की सारी एसएलआर1 क्या है वो एलएलआर1 है, राइट। अनकंडीशनली एलएल1 सारी एलएल1 एलआर1 तो है ही, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए इसके अंदर कहीं एप्सिलॉन यूज हो रहा है नहीं, लेकिन आपको क्या चेक करना है ये एलएल1 है क्या, अगर ये एप्सिलॉन फ्री एलएल1 है तो डेफिनेटली ये एसएलआर1 भी है एलएलआर1 भी है सीएलआर1 भी है, फाइन। तो एलएल1 की कंडीशन देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, इन दोनों का फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या है फर्स्ट ऑफ, मैं इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट निकालिए, क्या इनका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा होता है इंटरसेक्शन में तो आपका ये एलएल1 नहीं होगा। इन दोनों का फर्स्ट देखिए कोई कॉमन आ रहा है नो, तो मैं इसको इसको अल्फा वन ले लेता हूँ, इसको अल्फा टू ले लेता हूँ, इसको अल्फा थ्री ले लेता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा वन इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ अल्फा टू, ये क्या आना चाहिए फाइव, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर नॉट इक्वल टू फाइव हो गया तो फिर ये एरल वन नहीं होगा। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ अल्फा वन इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ अल्फा टू अल्फा थ्री, यानी कि इसका फर्स्ट ए है, इसका फर्स्ट क्या है सी है, सो इट इज ऑल्सो फाइव, एंड फर्स्ट ऑफ अल्फा टू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ अल्फा थ्री, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी देखिए क्या है फर्स्ट का, फर्स्ट कैसे निकलता है आपको पता होगा फर्स्ट, तो इट इज फाइव। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि अगर इनमें से कोई भी नॉट एम्प्टी होता तो ये फिर L1 नहीं होता, इन दोनों का फर्स्ट का इंटरसेक्शन निकाला फाइव, इन दोनों का निकाला इंटरसेक्शन फाइव, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव, ये डेफिनेटली ये क्या है L1 है, और ये कौन सी L1 है, इट इज एप्सिलॉन फ्री L1, कहीं भी एप्सिलॉन आ रहा है नो, तो अगर ये एप्सिलॉन फ्री L1 है तो ये SLR1 भी है, और SLR1 है तो ये LLR भी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो देखिए L1 बट नॉट LR1 ये गलत है, ये तो कंडीशनली ये तो ट्रू है, LR1 बट नॉट, ये कुछ ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन में मिस्टेक है कुछ,
बोथ LL1 एंड LR1, तो राइट आंसर यही होगा, ये नहीं होगा, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है। राइट आंसर, क्योंकि LL1 तो है, LL1 है तो LR1 तो होगा ही होगा, तो राइट आंसर इज सी। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। मैच ऑल आइटम इन द ग्रुप विद करेक्ट ऑप्शंस। रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ निकलता है? फाइनाइट ऑटोमेटा में। फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज कहाँ पे होता है? लेक्सिकल एनालिसिस में। तो इसका आंसर क्या है? 3। पोस्टरन ऑटोमेटा कहाँ यूज होगा? सिंटेक्स एनालिसिस में। एंड डेटा फ्लो एनालिसिस कहाँ यूज होता है? ग्लोबल डेटा कोड ऑप्टिमाइजेशन में। एंड रजिस्टर एलोकेशन कहाँ यूज होगा? कोड जनरेशन में। सो देखिएगा आंसर क्या है। पी का 3, क्यू का 1 एंड आर का 4 एंड एस का 1। एस का, क्यू का कौन सा था भाई? क्यू का 1 था, आर का 2 है, एस का 2। तो इस तरह का ऑप्शन कहीं है, देखिए P3 Q1 R4 S2, P3 Q1 R4 S2। ये आंसर क्या है? इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। An LLR parser for grammar G can have shift reduce conflict if and only if। अगर LLR पार्सर के अंदर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है तो इसमें से आप कंक्लूड करिए कि क्या ट्रू होगा। SLR1 पार्सर फॉर G है शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट? नो। LLR कब बनता है? जब CLR पार्सर के अंदर रिपीटेड स्टेट्स हैं बट लुक अहेड उनके डिफरेंट लुक अहेड के साथ स्टेट अगर रिपीट हो रही तो हम उस केस में उन स्टेट को मर्ज कर देते हैं। LLR CLR से हम क्या बनाते हैं? LLR, सिमिलर स्टेट को मर्ज करने के बाद। तो अगर LLR के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? SLR में नहीं, ये आंसर गलत है। LR0 पार्सर, नो, ये भी गलत है। LLR पार्सर फॉर G हैज रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, नो, LLR से LLR नहीं बनता। तो राइट आंसर क्या है? सी। LR1 पार्सर फॉर G हैज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अगर CLR के अंदर है तो वो LLR के अंदर भी जनरेट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप डाउन पार्सर। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज ए टॉप डाउन पार्सर, अभी मैंने आपको बताया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द ग्रामर विथ नॉन टर्मिनल, ये दिए गए हैं। इन टर्मिनल एस इज ए स्टार्ट सिंबल एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या ये LL1 है? ये कह रहा है द ग्रामर इज नॉट LL1। अब नॉट LL1 के पीछे क्या इसका लॉजिक होगा? LL1 के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं? LL1 की नेसेसरी कंडीशंस ये हैं, देखिए बेटा। फर्स्ट, अनएम्बिगुअस ग्रामर होना चाहिए। ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस। नो लेफ्ट रिकर्सन, नो लेफ्ट रिकर्सन भी होना चाहिए, एंड नो लेफ्ट फैक्टरिंग। नो लेफ्ट फैक्टरिंग, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ग्रामर क्या है? LL1। फाइन। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ग्रामर LL1 है। तो देखिए ये कह रहा है इट इज नॉट LL1, तो इसमें से देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वायलेट हो रही है। क्या ये आपकी इसके अंदर लेफ्ट रिकर्सन है? एक्सक्यूज मी, क्या इसके अंदर लेफ्ट रिकर्सन है? नो। नो लेफ्ट, ये आई है ए। लेफ्ट रिकर्सन इसके अंदर नहीं है, ये आई है, ये एस है। इसमें ए है, एस है, ई है, एस पर नो लेफ्ट रिकर्सन। क्या लेफ्ट फैक्टरिंग है? कुछ कॉमन आ रहा है? अगर इसमें कुछ कॉमन है दोनों स्ट्रिंग्स में, नो। इसमें भी कॉमन है, नो। लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं, तो अनएम्बिगुअस नहीं है इसमें अंदर। नो, ये अनएम्बिगुअस है ग्रामर, और नो लेफ्ट रिकर्सन है। नहीं नहीं, जस्ट मिनट, करेक्ट करिएगा इसे। नो लेफ्ट रिकर्सन इस ग्रामर के अंदर, नो लेफ्ट रिकर्सन, नो लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है। अब ये टेस्ट करना, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, राइट, एम्बिग्यूटी पता करना। लेकिन इसने खुद कहा है कि नॉट LL1 है, तो ये तो आप डिसाइड करके, ये तो आपने देख लिया, इनमें से ये दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो फिर भी नॉट LL1 है, तो इसके पीछे क्या है? इट इज एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी फाइंड करना है, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। एम्बिगुअस इस ग्रामर क्या है? एम्बिगुअस। अगर ये अनएम्बिगुअस हो गया तो 100% ये LL1 होगा, लेकिन इसने क्या कहा? इट इज नॉट LL1। व्हाई इट इज नॉट LL1? जबकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो वजह क्या होगी? ये एम्बिगुअस होगी, तभी ये LL1 नहीं है। सो आंसर इट इज लेफ्ट रिकर्सिव।
इट इज राइट, इट इज एम्बिगुअस, राइट आंसर इज सी। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम इज गिवन बिलो, ये आइटम्स गिवन है। ऑन इनपुट सिंबल दिस द सेट हैज, देखिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल तो इस ग्रामर में कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। ओके, ये तो राइट वाला सिंबल है, ये सिंबल ये यूज नहीं हो रहा है। जब यूज नहीं हो रहा तो स्कैन ही नहीं होगा, तो नाइदर ए शिफ्ट रिड्यूस नॉर ए रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, तो आंसर इज डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। कंसीडर द ग्रामर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल्स विथ टू ऑपरेटर एस्टिक एंड प्लस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है। प्लस इज ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूं तो प्रेसिडेंस बॉटम वाले का हायर प्रेसिडेंस होगा। तो प्रेसिडेंस की अगर बात करूं तो इसमें हायर प्रेसिडेंस किसका होगा, इसमें हम लेवल को चेक करते हैं। बॉटम हैज हायर प्रेसिडेंस, बॉटम लेवल का प्रेसिडेंस हायर प्रेसिडेंस। हम एसोसिएटिविटी की बात करें, एसोसिएटिविटी में हम चेक करते हैं रिकर्सन। सो देयर आर लेफ्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सन। अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो लेफ्ट रिकर्सिव होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। और अगर राइट रिकर्सन है तो राइट एसोसिएटिव होगा। राइट, सो लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन किसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ए गिव्स, मैं कहूं ई गिव्स ई प्लस टी, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, तो यहाँ जो प्लस है ये कैसा है, लेफ्ट रिकर्सन, क्योंकि दोनों ये कैसे मैच कर गए, लेफ्ट लेफ्ट वाला, इसका लेफ्ट वाला सिंबल इससे मैच कर जाता है। और मैं कहूँ ई गिव्स टी प्लस ई, तो यहाँ पे जो प्लस है ये राइट राइट एसोसिएटिव। तो मैंने कहा जो बॉटम पे जो होगा, नीचे वाले लेवल पे होगा, उससे हायर प्रेसिडेंस होगा, क्योंकि बॉटम टू अप इवेल्युएट होगा। तो सबसे हायर प्रेसिडेंस अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो हायर प्रेसिडेंस ये एस्टिक, अच्छा इसमें प्रेसिडेंस के बारे में नहीं पूछा गया है, एसोसिएटिविटी के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें एक ये लिखा हुआ है टी गिव्स टी स्टार यू, ये जो टी गिव्स टी स्टार यू, यहाँ पे एस्टिक कैसा है, ये लेफ्ट एस्टिक के लेफ्ट में आ रहा है, तो एस्टिक कैसा है, इट इज लेफ्ट एसोसिएटिव। एंड प्लस को देखिए, ये जो प्लस है ये पी इसके राइट में आ रहा है, इस पे चेक करिएगा जरा, इसमें लिखा है पी गिव्स क्यू प्लस पी, तो राइट साइड आ रहा है प्लस के, सो प्लस इज राइट एसोसिएटिव। तो आंसर कौन सा है, प्लस इज राइट एसोसिएटिव, एस्टिक इज लेफ्ट एसोसिएटिव, आंसर इज पी। प्लस इज राइट एसोसिएटिव, एस्टिक इज लेफ्ट एसोसिएटिव, यस करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। इन द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल एम ऑफ द ग्रामर द एंट्री एम एस और आई डी, एक प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल है, आपको एस और आई डी की एंट्री बतानी है और आर और सेंटिनल की एंट्री बनानी है। ये टेबल है प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, इसके अंदर एस है, आर है और एफ है। देखिए इसके अंदर टर्मिनल सिंबल्स क्या क्या हैं, आईडी टर्मिनल सिंबल है, बस एक ही है, और एक क्या है, डॉलर, डॉलर एंड मार्क, एक्सक्यूज मी। तो एंट्री एस और आईडी की एंट्री पूछी गई, एस और आईडी की एंट्री। तो एस वाला प्रोडक्शन जो है इसका फर्स्ट क्या होगा, एस के प्रोडक्शन इज फर्स्ट ऑफ एफ, एस का प्रोडक्शन निकाला तो फर्स्ट ऑफ एस, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, आईडी। तो एस और आईडी के कॉम्बिनेशन पे क्या एंट्री फिल की जाएगी, एक ही यही प्रोडक्शन है, एस और आईडी के साथ क्या फिल किया जाएगा, एस गिव्स एफ आर।
SOID एंट्री पूछी गई ना आपको, ठीक है। एंड आर और सेंटिनल, देखिए आर और सेंटिनल यहाँ जो एंट्री आती है वो एम्प्टी वाली एंट्री आती है केवल। तो आर और सेंटिनल का मतलब क्या है, आर गिव्स एम्प्टी के केस में आर, यहाँ पे यही एंट्री फिल की जाएगी। सेंटिनल वाले केस में क्या आता है, एम्प्टी की एंट्री, आर गिव्स एम्प्टी, आंख बंद करके आप फिल कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ए, एस गिव्स एफ आर एंड आर गिव्स एम्प्टी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। द ग्रामर ए एंड एम्प्टी इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज, देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर लेफ्ट रिकर्सन भी हो रहा है और ये एम्बिगुअस ग्रामर भी है। आपको ग्रामर को मॉडिफाई नहीं करना है, जो ग्रामर आपको दिया गया है आपको इसी में ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप ग्रामर में पहले लेफ्ट रिकर्सन को आप रिमूव कर दें फिर आपको चेक करना है, एज इट इज जो ग्रामर दिया गया है उसी पे आपको टेस्ट करना है। तो ये ग्रामर आपका गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज, फ्रेंड्स ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर भी है। कैसे, फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो ए, एक तो एक तरीका है, ए से डायरेक्टली आपको एम्प्टी मिल रहा है, एक ए और इसको एम्प्टी किया, इसको एम्प्टी किया, कॉन्कैटिनेशन एम्प्टी, सो इट इज एम्बिगुअस आल्सो। तो अगर एम्बिगुअस भी है और लेफ्ट रिकर्सन भी है तो आप किसको टिक करेंगे, एम्बिगुअस को, राइट, बिकॉज एम्बिगुइटी फाइंड करना, रिमूव करना, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो अगर आपके ऑप्शन में लेफ्ट रिकर्सन भी आ रहा है और एम्बिगुअस है तो आपको आंसर क्या टिक करना है, एम्बिगुअस। और दोनों अगर हैं तो आप दोनों को टिक करते, लेकिन अगर इसमें एक एक ऑप्शन है, एम्बिगुअस, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव, ऑपरेटर ग्रामर, तो यू हैव टू मेंशन, आपको क्या आंसर देना है, एम्बिगुअस वाला। ध्यान रखिएगा क्योंकि एम्बिगुअस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है। एम्बिगुइटी डिसाइड करना, एम्बिगुइटी पता करना, एम्बिगुइटी रिमूव करना, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ऑलराइट, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम, ये ट्रांसलेशन स्कीम दिए गए हैं। Here ID is token that present integer id dot value and corresponding integer। तो आपको इसके लिए आपको निकालना है दिस ट्रांसलेशन स्कीम, इसका आउटपुट क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2 + 3 × 4, ये स्ट्रिंग इससे किस तरह से डिजाइन होगी आपको ये देखना है। सबसे पहले एस को मैंने लिया है, इसका एक ही ऑप्शन है, ई गिव्स आर। अब आपको क्या लेना है, 2 लेना है, तो 2 टर्मिनेट किससे होगा, ई से एफ और एफ से आईडी, तो ई टू एफ लेना है, एफ टू आईडी और आईडी की वैल्यू 2 ले ली। नाउ आर, आर को आपको क्या लेना है, स्टार ई, स्टार ई, स्टार ई, ये, और यहाँ पे क्या लिखा है, आर। एंड ई को हम क्या लें, ई को हम ले लेते हैं एफ प्लस ई। ऑलराइट, और एफ को मैंने ले लिया आईडी और आईडी को ले लिया 3, एंड ई को एफ और एफ को आईडी और आईडी को ले लिया 4। तो देखिए अब ये स्ट्रिंग आपकी बन गई है। आप अगर देखेंगे तो इसको ट्रैवर्स करिए, ट्रैवर्स किया, दिस एफ गिव्स आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है 2। एफ गिव्स आईडी के केस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एफ और आईडी के केस में प्रिंट आईडी डॉट वैल्यू, आईडी डॉट वैल्यू प्रिंट किया 2। ई गिव्स एफ के केस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। नाउ इधर, नाउ स्ट्रिक, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एफ गिव्स आईडी के केस में क्या एक्शन परफॉर्म होगा, एफ और आईडी के साथ ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आईडी डॉट वैल्यू, ये वैल्यू क्या है 3। नाउ प्लस, नो एक्शन, एंड देन इस केस में देखिए एफ आईडी ई एफ के केस में प्रिंट आईडी एक्शन परफॉर्म हुआ। देन ई गिव्स एफ प्लस ई, ई गिव्स एफ प्लस ई के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये एक्शन परफॉर्म होगा। ये एक्शन क्या कह रहा है, प्रिंट प्लस, तो प्रिंट प्लस। नाउ इसके बाद स्टार ई और आर, स्टार ई के बाद आर, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ, ये एक्शन परफॉर्म हुआ स्टार, एंड देन आर, और आर को भी हम इस आर को क्या कर देते हैं, एम्प्टी। सो ये रिजल्ट आपका आ गया 2 3 4 प्लस स्टार, सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, तो आपको आंसर बताना है।
तो फ्रेंड्स इन जनरल अगर मैं बात करूं LR0, SLR1, LALR1 और CLR1, इसमें अगर N1 स्टेट्स हैं, इसमें N2 स्टेट है, इसमें N3 स्टेट है और इसमें N4 स्टेट है, तो इन जनरल इसमें जो रिलेशनशिप होता है ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ये लेस देन इक्वल टू N4। ओके, ये सारे इक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। इन जनरल मैंने बात किया है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को देखिए कि इनमें क्या होगा। तो ये इक्वल भी हो सकता है, आपको ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, LR1 आइटम्स निकालिएगा। तो इन जनरल आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर इसका बी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी। CLR में जो कैनोनिकल LR1 आइटम्स हैं वो कुछ ज़्यादा होंगे और LR0 आइटम्स वो कम होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी। ओके, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर रूल वायलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटर ग्रामर। तो ऑपरेटर ग्रामर हम किसको बोलते हैं? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अगर आप इस तरह के प्रोडक्शन ए गिव्स मोर देन वन कंजिक्यूटिव, मतलब टू, अगर कंजिक्यूटिव नॉट ओनली टू, 3, 4, 5 कंजिक्यूटिव अगर नॉन टर्मिनल है राइट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे एम्प्टी है, इस तरह के प्रोडक्शंस को आप रिमूव कर दीजिए, किल कर दीजिए, तो बची हुई जो CFG आपका होगा वो क्या होगा? ऑपरेटर ग्रामर। सो कौन कौन से जो ऑपरेटर ग्रामर को वायलेट कर रहे हैं? एक तो QR, 2 कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स है, एक एम्प्टी, ये वायलेट कर रहे हैं। बाकी केस में देखिए बीच में टर्मिनल सिंबल है S, यहाँ बीच में T है, R है। सो आंसर इज 1 और 3, 1 और 3 ओनली। सो राइट आंसर इज बी, वायलेट। सो 1 और 3 ये ऑपरेटर ग्रामर के प्रोडक्शन नहीं है, तो आंसर इज बी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द ग्रामर विद द फॉलोइंग ट्रांसलेशन रूल्स। ये स्टार्ट सिंबल, ये देखिए हैश को किस तरह से डिफाइन किया है इन्होंने। हैश को इन्होंने क्या कहा? हैश क्या कह रहा है किस तरह से? एस्टिक। हैश का मतलब क्या है? एस्टिक। फाइन। एंड एंड परसेंट का साइन क्या है? एंड परसेंट का मतलब क्या है? इट इज प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कंप्यूट ई डॉट वैल्यू फॉर द रूट ऑफ द पार्सिटी ऑफ द, ये आपको SDT का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गेट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसे हमें कैसे करना है तो देखिए आप फटाफट कर सकते हैं। हैश क्या है? एस्टिक है, तो क्यों ना मैं हैश को यहीं एस्टिक बना देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और डॉलर क्या है? प्लस, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं इस स्ट्रिंग को ले लेता हूँ टू हैश। हैश को मैंने क्या बनाया है? एस्टिक। डॉलर को क्या बनाया है? प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑपरेटर बॉटम के नजदीक होगा उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, और जो बॉटम के नजदीक है उसका प्रेसिडेंस कम होगा। और जो अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, और राइट रिकर्सन है तो राइट एसोसिएटिव। सो डायरेक्ट आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हायर प्रेसिडेंस इसमें बॉटम के नजदीक क्या है? बॉटम के नजदीक प्लस है। ये स्टार्टिंग सिंबल है, ई के नजदीक क्या है? स्टार, और ई के बाद नेक्स्ट लेवल पे टी से क्या आ रहा है? प्लस। तो प्लस का प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस किसके है? एस्टिक के। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, रियल में ऐसा नहीं होता, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। एंड ये इवन अलग नहीं है, ये क्या है? ये इवन अलग नहीं है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए नेक्स्ट लेवल इवन लिख दिया है, ई ई ही है। तो ये एस्टिक कैसा है? एस्टिक इज लेफ्ट एसोसिएटिव। एंड व्हाट अबाउट प्लस? प्लस भी कैसा है? ये टी 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 और टी दोनों सेम है, ये नेक्स्ट लेवल को शो कर रहा है वन। सो ये भी एस्टिक एंड प्लस, प्लस एंड एस्टिक आर लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, तो चलिए अब हायर प्रेसिडेंस किसका था हमें पता चल गया, प्लस का। तो सबसे पहले आप प्लस को सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस को सॉल्व किया, 2 स्टार प्लस सॉल्व हुआ, 3 प्लस 5 ये कितना हुआ? 8, और ये कितना हुआ? 10। फाइन। अब किसका प्रेसिडेंस? हायर लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो ये पहले सॉल्व होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16, 10 166, 160। तो राइट आंसर क्या है? 160। तो इस तरह से फटाफट आपको करना होता है, टाइम आपको बचाना होता है। इसका आंसर 160। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स टू कन्वर्ट द आर्बिट्री CFG टू एन LL1 ग्रामर।
CFG को LL1 ग्रामर में कन्वर्ट करना के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि ग्रामर कैसा होना चाहिए? अनएम्बिगुअस, नो लेफ्ट रिकर्सन, नो लेफ्ट फैक्टरिंग। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए LL1 के लिए। रिमूव लेफ्ट रिकर्सन अलोन, अकेले से काम नहीं चलेगा। फैक्टरिंग द ग्रामर अलोन, नो। रिमूव लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टरिंग, नो। इसमें एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस भी होना चाहिए ग्रामर, सो ये भी नहीं है। राइट आंसर इज डी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऑल थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एज्यूम द SLR1 पार्सर फॉर द ग्रामर G हैज, SLR में कितनी है? N1 स्टेट। एंड द LLR पार्सर फॉर G हैज N2 स्टेट। LLR में कितना है? N2 स्टेट। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन N1 एंड N2, so N1 इज नेसेसरी इक्वल्स टू N2। SLR में और LLR में हमेशा नंबर ऑफ स्टेट इक्वल होंगे। राइट आंसर इज बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। N1 इज नेसेसरी इक्वल्स टू N2, करेक्ट। In bottom of evaluation of syntax directed definition, inherited attribute can be always evaluated, no. Evaluated only if the definition is L attributed, yes correct है। L attributed definition है तो evaluate होते हैं। Synthesize के अंदर नहीं होगा inherited attribute, never be evaluated, ये भी गलत है। तो right answer is B, be evaluated only if the definition is L attributed. Consider the grammar, ये grammar दिया गया है। In the predictive parsing table M of this grammar, the M S C, भाई M S C पे क्या एंट्री होगी? डायरेक्टली देख सकते हैं आप, M S C पे ई के साथ यही एंट्री होगी, और एसडेस और सेंटिनल के साथ क्या होगी? एम्प्टी वाली एंट्री होगी। सेंटिनल के साथ यानी डॉलर एंड मार्कर, तो ये डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि एसडेस और ईएस ये एंट्री होगी। ई के फर्स्ट में यही है, इसी से ई निकलेगा फर्स्ट से, तो एसडेस गिव्स ईएस। और सेंटिनल वाले डॉलर एंड मार्कर में कौन सी नल वाली एंट्री आती है? एम्प्टी वाली, तो ये क्या होगा? एंड एसडेस गिव्स एम्प्टी, तो एसडेस ईएस एसडेस गिव्स एम्प्टी, इट इज ई। एसडेस ईएस एसडेस गिव्स एम्प्टी। ओके, एक और एंट्री होगी इसमें आई थिंक, अभी कंप्लीट नहीं है, इसको थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो सकता है ये आपका। एस्टेस ई, फ्रेंड्स यहाँ एमटी के केस में हम क्या देखते हैं? एस्टेस की फॉलो लिस्ट। सो एस्टेस की फॉलो लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है? एस्टेस की फॉलो लिस्ट में क्या एलिमेंट होगा? जो एस की फॉलो लिस्ट में होगा। और एस की फॉलो लिस्ट में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ एस्टेस। फर्स्ट ऑफ एस्टेस क्या है? ई और एमटी, राइट। तो फॉलो में आपका ई भी आ रहा है, तो एमटी यहाँ भी आएगा और एस्टेस गिव्स एमटी यहाँ भी आ जाएगा, समझे? तो आप चाहो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फिर से। ये ई की एंट्री है और ये मैं डॉलर की एंट्री की बात कर रहा हूँ, किसके साथ? एस्टेस। इसका आप जब फर्स्ट निकालेंगे सिस्टम का क्या आएगा? ई, तो एस्टेस गिव्स ई एस, आप ये फिल कर देंगे। ओके, नाउ एस्टेस गिव्स सेंटिनल के केस में एस्टेस का हम फॉलो चेक करते हैं। एस्टेस का फॉलो क्या होगा? जो फॉलो ऑफ एस होगा, जो इसका पेरेंट लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि एसडेस को एम्प्टी फॉलो कर रहा है, इस केस में इसका जो पेरेंट है उसकी फॉलो लिस्ट के एलिमेंट आ जाएंगे। और एस की फॉलो में क्या होगा? एस की फॉलो में होगा जो फर्स्ट ऑफ एस्टेस होगा। फर्स्ट ऑफ एस्टेस क्या है? ई और डॉलर, तो ई और डॉलर, तो इसमें क्या आ गया? ई आ गया। ई और डॉलर नहीं, ई और एम्प्टी। जब यहाँ पे एम्प्टी रखोगे तो इसमें ऐसे ही आ जाएगा, यानी ई और डॉलर ये टू एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एस्टेस गिव्स एम्प्टी आ जाएगा और एक एस्टेस गिव्स एम्प्टी इसमें आ जाएगा। तो माय डियर ये एंट्रीज है, तो देखिए एस्टेस गिव्स यस, एस्टेस गिव्स एम्प्टी, एस गिव्स डॉलर। देखिए इसलिए ये क्या है? ये नॉट LL1 है, बिकॉज एक सेल में मल्टीपल एंट्रीज आ रही है। मल्टीपल एंट्रीज क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज नॉट LL1। और क्या रीजन है इसके पीछे? इट इज एम्बिगुअस ग्रामर, इट इज एम्बिगुअस ग्रामर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट LL1। राइट आंसर इज डी, राइट। फ्रेंड्स ये आपको मैचिंग करनी है।
लेक्सिकल एनालिसिस किस में यूज होगा आपको ये बताना है। तो देखिए हम जानते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि लेक्सिकल एनालिसिस कहाँ यूज करते हैं, डीएफए में। तो ए का आपका क्या है, ए बी सी और डी, ए का क्या है 2। पार्सिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, प्रोडक्शन ट्री या पोस्ट प्रोडक्शन ट्री में, इसका बी का 4 होगा। रजिस्टर एलोकेशन और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, रजिस्टर एलोकेशन कहाँ होगा, ग्राफ कलरिंग में। एंड एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन ये कहाँ है, पोस्ट ऑर्डर। 2413, 2413 कहीं ऑप्शन है क्या, इस 2413, आंसर इज सी। ओके, 2413 expression evaluation post order traversal, all right, so right answer is C। तरह से मैचिंग के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एवरी ईयर गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर इज 2413, ऑल राइट। 2 इसका ठीक है, 4 पोस्ट प्रोडक्शन। पार्सिंग प्रोडक्शन ट्री, रजिस्टर एलोकेशन, कलरिंग, एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, अमंग सिंपल LR यानी SLR, canonical LR and look ahead LLR, which of the following pair identify the method that is very easy to implement and method that is most powerful। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि SLR, LALR और CLR, it is simple LR parser, very easy, simple, और it is most powerful, right, और it is power and cost between SLR and CLR, so answer is SLR। ये सिंपल है, इसके सिंपल किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, it is very easy to implement SLR और most powerful canonical LR, right। ये सिंपल है, ये आपका इसके लिए मोस्ट पावरफुल के लिए, तो राइट आंसर इज SLR और कैनोनिकल LR। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26 को देखिए कि 26 का आंसर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये ग्रामर दिया गया है, वेयर एस एफ एच आर नॉन टर्मिनल सिंबल, पी डी एंड सी आर टर्मिनल सिंबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। S1, LL1 कैन parse all string that generate using G, LL1 पार्स करेगा जो G से जनरेट होगा। S2, LR1 कैन पार्स ऑल स्ट्रिंग दैट जनरेट यूजिंग G, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्या कहीं ये एम्बिगुअस ग्रामर तो नहीं है, यस एम्बिगुअस है। देखिए एस से अगर मैं F लूँ, एस से मैंने F लिया और F से मैंने C लिया, या एस से मैं H लूँ और H से मैं C ले लूँ, तो C को जनरेट करने के 2 मल्टीपल डेरिवेशंस G आ रहे हैं, इट इज एम्बिगुअस। और अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो नाइदर इट इज LL1 नॉर LR1, क्योंकि LL1 और LR1 दोनों के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस, और ये क्या है, एम्बिगुअस आ रहा है। ओके, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर है। So that's why it is neither LL1 nor LR1. So answer is D. Neither S1 is true or nor S2 is true. Okay. Neither S1 nor S2 because grammar क्या है, ambiguous. Fine. Consider the following grammar. तो ये ग्रामर आपको बताना है ये क्या है। इट इज LL1। फ्रेंड्स ये देखिएगा कि यहाँ कोई दूसरा अगर पेयर में होता तो आपको चेक करना होता, लेकिन यहाँ केवल एक ही प्रोडक्शन है एस का CC, तो एक ही सिंगल प्रोडक्शन हमेशा किस में होते हैं, LL1 में। तो ये LL1 में है, ये वाला इसमें 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों स्ट्रिंग का इंटरसेक्शन क्या फाई आ रहा है, फर्स्ट ऑफ स्मॉल c कैपिटल C इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ D।
इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यस ये भी किस में है, LL1 में। तो इन जनरल ओवरऑल ये ग्रामर क्या है, LL1, और ये LL1 कौन सा है, एप्सिलॉन फ्री ग्रामर है। ये LL1 क्या है, एप्सिलॉन फ्री वाला LL1, एप्सिलॉन फ्री LL1। एप्सिलॉन फ्री LL1 क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन फ्री LL1 हमेशा ही क्या है, SLR1 भी है। और SLR1 जो है वो क्या होता है, वो आपका LLR1 भी है। और LLR1 क्या है, LLR1 क्या है, वो CLR1 भी है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि सारे के सारे जो LL1 है वो क्या है, LR1 भी है। तो इट इज LL1, ये तो ट्रू है आपका। ये कह रहा है SLR1 बट नॉट LL1, सो ये फॉल्स है, नॉट के कारण ये फॉल्स हो गया। LLR1 बट नॉट SLR1, SLR1 भी है, ये नॉट के कारण ये फॉल्स हो गया। LR1 बट नॉट ये LLR भी है, नॉट के कारण ये फॉल्स हो गया। राइट, सो राइट आंसर क्या है, ए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस फटाफट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन के पूरे सारे LR0 LR1 आइटम्स निकालें, आप टेबल बना के देखें, इतना टाइम नहीं होता है। तो आप ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए। और राइट आंसर क्या है इसका, LL1। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको बॉटम अप पार्सिंग का है। शिफ्ट रिड्यूस हम किसको बोलते हैं, बॉटम अप पार्सिंग को शिफ्ट रिड्यूस भी कहा जाता है। राइट, ये टॉप डाउन पार्सिंग के अंडर, रिकर्सिव और प्रेडिक्टिव ये इसके अंडर आती हैं। टॉप डाउन पार्सिंग के एग्जांपल हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग। एंड बॉटम अप पार्सिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस बॉटम अप पार्सिंग का ही नाम है। सो राइट आंसर इज ए। इसको बॉटम अप पार्सिंग से भी जाना जाता है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग से भी जानते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल पार्सिंग मेथड, डायरेक्ट लगाइए कैनोनिकल एलआर, इसमें कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कैनोनिकल एलआर पार्सर इज मोस्ट पावरफुल पार्सर। नाउ 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एसएलआर पार्सर इज मोर पावरफुल देन एलएलआर, नो इट इज नॉट ट्रू। एलएलआर पार्सर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल एलआर, ये भी फॉल्स है। कैनोनिकल एलआर इज मोर पावरफुल एलएलआर, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। द पार्सर एसएलआर कैनोनिकल एलआर एलएलआर हैव द सेम पावर, नो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या है, कैनोनिकल एलआर, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं ये, सी। ओके, आंसर 30 का सी एंड 29 का ई। नाउ टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग, कहाँ पे टाइप चेकिंग होता है, एसटीटी में टाइप चेकिंग होगा, सेंटर डायरेक्टेड ट्रांसलेशन सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। राइट, देखिए लेक्सिकल एनालिसिस से आपका टोकन निकलता है एंड सिंटेक्स से पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ लेक्सिकल में आपका क्या, लेक्सिकल एरर चेक करता है, और सिंटेक्स एनालाइजर में सिंटेक्स एरर आपका चेक करेगा। और सिमेंटिक एनालाइजर जो है सेंटर डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, यहाँ पे आपका टाइप चेकिंग, टाइप मिसमैच तो नहीं है, तो वहाँ एसटीटी यहाँ पे चेक होगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन में कोड ऑप्टिमाइज होगा। तो राइट आंसर सेंटर डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ऑलराइट, now 32, which of the following is essential for converting an infix expression to postfix form if operator stack, ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है एक्चुअली, ऑपरेटर स्टैक। विच इज ट्रू अबाउट शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में आपको बताना है। देयर इज नो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन CLR1, then definitely there will be no shift reduce conflict in LLR1, ये तो करेक्ट है। अगर CLR1 में नहीं है तो LLR1 में नहीं आएगा। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, बट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब CLR1 के अंदर ही आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो। ये आंसर आपका ट्रू है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट माइट अकर इफ लुक अहेड फॉर फाइनल आइटम reduce moves is same, yes ये भी ट्रू है। नो दैट CLR1 has no reduce conflict, still reduce conflict might occur in LLR1, yes करेक्ट है ये। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 34, which one of the following statement is false, आपको false statement बताना है। contextual grammar can be used to specify both lexical and syntax, रूल ये करेक्ट। टाइप चेकिंग डन बिफोर पार्सिंग दो बार रिपीट हो गया।
तो ये फॉल्स है आपका, ये पहला ही क्वेश्चन था, पहला सेकंड क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर है। टाइप चेकिंग डन बिफोर पार्सिंग, नो, टाइप चेकिंग इज डन आफ्टर पार्सिंग। पार्सिंग के बाद टाइप चेकिंग को कंप्लीट करते हैं, इसमें सिमेंटिक एनालाइजर के बाद। तो ये बिफोर लिखा है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको फॉल्स बताना था। तो राइट आंसर इसका क्या है? नाउ 35 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पार्स ट्री फॉर द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए इनटू टू बाइनरी ऑपरेटर्स ये लिए गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन पार्स ट्री? अब देखिए फ्रेंड्स, जो बॉटम के नजदीक होगा उसका प्रेसिडेंस हायर होगा, और जो रूट के नजदीक होगा उसका प्रेसिडेंस लोअर होगा। और अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो वो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, राइट रिकर्सन है तो राइट एसोसिएटिव होगा। अगर ट्री लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहा है तो लेफ्ट एसोसिएटिव है, ट्री राइट साइड की ओर बढ़ रहा है उस ऑपरेटर से तो राइट एसोसिएटिव। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव। डॉलर का प्रेसिडेंस, ये सबसे बॉटम में, अगर मैं इस ट्री के लेवल की बात करूं तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो बॉटम के नजदीक क्या है? डॉलर है, तो डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस, ये बात तो करेक्ट है। क्या ये लेफ्ट एसोसिएटिव है? यस, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। डॉलर जहां भी इस्तेमाल हो रहा है तो ट्री लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये जहां राइट पे टर्मिनेट हो गया है, लेफ्ट साइड की तरफ ये बढ़ा है, तो लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिव है। सो डॉलर, डॉलर इज लेफ्ट एसोसिएटिव आल्सो, एंड एस्टिक इज राइट एसोसिएटिव। हैश नॉट एस्टिक, हैश इज राइट एसोसिएटिव। देखिए हैश जहां भी इस्तेमाल हो रहा है तो ट्री राइट की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये हैश ट्री राइट की डायरेक्शन में आपका एक्सपेंड हो रहा है। तो हैश इज राइट एसोसिएटिव, तो पहला ही ऑप्शन है फ्रेंड। ओके, क्यों है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बॉटम के नजदीक है उसका प्रेसिडेंस हायर है, और अगर लेफ्ट एसोसिएटिव ट्री लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है तो लेफ्ट एसोसिएटिव, ट्री राइट साइड में बढ़ रहा है तो राइट एसोसिएटिव। ओके, तो डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, तो राइट आंसर इज ए, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है लेक्सिकल एनालिसिस इज स्पेसिफाइड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पोस्टरॉन ऑटोमेटा। नो, ये गलत है। पोस्टरॉन ऑटोमेटा से लेक्सिकल एनालिसिस नहीं बनता, फाइनाइट ऑटोमेटा से बनता है, तो इट इज फॉल्स। सिंटैक्स एनालिसिस स्पेसिफाइड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय फाइनाइट स्टेट मशीन, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा से बनता है। सॉरी, ये आपका पोस्टरॉन ऑटोमेटा से बनेगा, और इसमें क्या कह रहा है? रेगुलर एक्सप्रेशन। बोथ आर फॉल्स, सो नाइदर फर्स्ट ट्रू पूछा गया है, करेक्ट आपका पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की अगर आप बात करें तो 40 में बताइए क्या होगा। गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये ग्रामर के कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो देखिएगा, इस ग्रामर में जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ई स्टार एफ, और एक ही लेवल पर है ये एफ प्लस ई एफ, और एक और है एफ गिव्स एफ माइनस एफ ऑब्लिक आई डी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो बॉटम के नजदीक क्या है फ्रेंड्स, आपको ये देखना है। तो ये तो एक ही लेवल पर है, ई के साथ लेवल पे, तो इनका प्रेसिडेंस तो आपको इक्वल होगा। एस्ट्रिक और प्लस, ये दोनों ई के ही चाइल्ड है, इनका इक्वल है। और नेक्स्ट एफ से जो एक्सपेंड हो रहा है नेक्स्ट लेवल पे माइनस, तो माइनस का प्रेसिडेंस इज ग्रेटर प्रेसिडेंस। एस्ट्रिक और प्लस का प्रेसिडेंस आपस में कैसा है? इक्वल है। तो माइनस का हायर है क्योंकि बॉटम के नजदीक ये है। तो एस्ट्रिक इज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, ये गलत है क्योंकि दोनों का इक्वल प्रेसिडेंस है, एक ही लेवल पर है, तो ये आपका फॉल्स है। एंड माइनस हैज हायर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, यस ये करेक्ट है, ये बात ट्रू है। और देख लेते हैं, प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रेसिडेंस, ये फॉल्स है। प्लस हैज हायर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, ये भी फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी। इन जनरल नहीं होता, बट इस क्वेश्चन को इस तरह से रीजनिंग किया गया है, इस तरह से इसमें रीजनिंग दी गई, बनाया गया है कि आंसर इसका क्या है, तो आपका बी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ना कि आप जो पहले आपका प्रायर नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर माइनस हैज हायर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक। ऑलराइट, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। BiACC स्टैंड्स फॉर एट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। ये BiACC क्या है? BiACC सिंटेक्स एनालाइजर का टूल है, ये पार्सर है। के अंदर कौन सा पार्सर होता है?
YACC के अंदर जो कोडिंग होती है वो LALR1 पार्सर की कोडिंग होती है, राइट। इट इज सिंटेक्स एनालाइजर जनरेटर। ऑलरेडी जो टूल है यूनिक्स के अंदर ये बना हुआ टूल है YACC। इसका फुल फॉर्म क्या है? एट अनदर कंपाइलर कंपाइलर इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। ऑलराइट, नाउ 38 क्वेश्चन को देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? LLR पार्सर इज बॉटम अप पार्सर। यस, ये तो ट्रू है। A parsing algorithm which perform a left to right scanning and right moves derivation is RL1. LR parser is bottom up. Yes, ये भी true है। LL1, the one indicate that there is one symbol look ahead. ये भी true है। So right answer क्या है? False. A parsing which perform left to right scanning and a right moves derivation in RL. No, ये गलत है। ये right moves derivation in reverse order में होता है। तो right answer क्या है? Which one of the following is false? So false answer is B. Okay, friends. तो false पूछा गया था, तो right answer क्या है इसका? B. Which phases of compiler generate stream of atoms? Stream of atoms का मतलब है आपका सेंटेंस। एटम्स किसको बोलते हैं? स्ट्रीम ऑफ सेंटेंस जो बनाते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या है? सिंटैक्स एनालिसिस। Which phases of compiler generate stream of atoms? एटम टोकन नहीं है, टोकन लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर आते हैं। टोकन्स कहाँ बनते हैं? लेक्सिकल एनालाइजर प्रोड्यूस करता है। और एटम्स जो सेंटेंस बनाता है वो पार्स ट्री के थ्रू मिलता है, तो वो सिंटैक्स एनालाइजर बनाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए, सिंटैक्स एनालिसिस। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कैनोनिकल LR पार्सर इज LR1 पार्सर वाइज सिंगल लुक अहेड टर्मिनल। All LR के पार्सर with k greater than 1 can be transformed into LR1 parser. Both and none of the above. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कुछ एम्बिग्यूटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कैनोनिकल LR पार्सर इज LR1, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो ट्रू है आपका। All LR के पार्सर with k greater than 1 can be transformed, ये भी ट्रू है। बोथ आंसर आपका सी है, बोथ ए एंड बी, राइट। नन ऑफ द पे हम बाद में जाएंगे, यही आंसर आपका सी करेक्ट है। इन टू पास कंपाइलर सिंबल टेबल इज फर्स्ट पास। पहले ही पास में सिंबल टेबल आपकी बनती जाती है। कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? स्कैन करता है, पूरे इनपुट को स्कैन करता है और वो देखता है कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं, तो उन वेरिएबल्स को वो सिंबल टेबल में स्टोर करता रहता है, राइट। तो ये फर्स्ट पास में ही ये काम हो जाता है। सिंबल टेबल मेंटेन इन फर्स्ट पास, फाइन। नाउ हाउ मेनी टोकन्स विल बी जनरेटेड बाय द ग्रामर ऑफ द फॉलोइंग? कितने टोकन्स हैं इसमें आपको बताना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो राइट आंसर इज 12। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, इसी तरह से आप चेक करते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये SSA का है, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एवरी ईयर आप पूछे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ये दिया गया है। द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अबव कोड सेगमेंट टू स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट फॉर्म। आपको SSA में कन्वर्ट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं आपको ये बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर SSA क्या है, SSA में जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, आप एक से ज्यादा बार उनको नहीं लिख सकते। A variable cannot be used more than once in the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे एक से ज्यादा वो वेरिएबल आप नहीं लिख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स।
ऐसे से ये कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो वेरिएबल ले रहे हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही बार आप लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा बार आप नहीं लिख सकते हैं। ओके। और जो लेफ्ट साइड पे इनको टेम्परेरी हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो x1 है, मैं इनको रीनेमिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये x1 ये xs दोनों ये x1 है। अगर ये x1 है तो ये वाला आपने x यूज किया, इसके बाद यूज किया x1। ये क्या है आपका y1 है। ये x x1 से अलग है, ये डिफरेंट x अपडेटेड, तो ये क्या है 2 है। और ये जो y इस्तेमाल किया है तो ये y क्या होगा, इट इज y1। नाउ अगेन ये y है, इट इज नॉट y1। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे आपके टेम्परेरी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एक ही बार आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल। ये क्या होगा y2। ऑलराइट, ये y2 है तो ये अब क्या होगा, ये y3 होगा। और ये x कौन सा वाला x होगा, इट इज x2 जो आपने ये अपडेट किया है। और हेयर जो y है, ये y कौन सा होगा, y2। ये कुछ इस तरह का है। अब देखिए इसमें कितने टोटल वेरिएबल्स हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे टेम्परेरी 1 2 3 4 और 5। ऐसे से ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं, एक से ज़्यादा बार आप नहीं लिख सकते उस सेम वेरिएबल को। अगर आ रहा है तो उनको रीनेमिंग कर दीजिए, उनको टेम्परेरी असाइन कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये टेम्परेरी कितने हैं, टेम्परेरी 5 वेरिएबल, इनको टेम्परेरी बोलते हैं। टेम्परेरी कितने हैं, नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल 5। नाउ एक ये है 1 2, और ये x1 ऑलरेडी काउंट हो गया 3v, ये 4w एंड t t ऑलरेडी हमने यहाँ काउंट कर लिया है 2 एंड z कितना है, ये 5, और ये x2 y2 है। सो ये टेम्परेरी वेरिएबल 5 थे, और ये भी जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं 5। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, टोटल वेरिएबल्स 5 प्लस ये 5 एंड इधर के ये टोटल 5 प्लस और ये 5, कितने वेरिएबल हैं 5। तो 5 प्लस 5 इट इज 10। सो राइट आंसर क्या है, इट इज 10। एसएससी जब बनाओगे तो टोटल वेरिएबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अबव कोड टू एसएससी सिंगल असाइनमेंट 10। राइट आंसर इज 10। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रामर दैट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट एसोसिएटिव राइट रिकर्सिव फॉर ए नॉन टर्मिनल इज एम्बिगुअस, आप नहीं कह सकते। अनएम्बिगुअस ये भी नहीं कह सकते। तो राइट आंसर सी है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड वेदर इट इज एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। ओके, नन ऑफ दीज पे आप बाद में जाएंगे। तो ग्रामर दैट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव, लेफ्ट और राइट रिकर्सिव है फॉर नॉन टर्मिनल, देन इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो राइट आंसर इज सी, इन्फॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड वेदर इट इज एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। चलिए 44 हो गया। नाउ 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। सो कंसिडर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोग्राम इन 3 एड्रेस कोड, which one of the following corresponds to a static single assignment from the above code। आपको SSA में इसे कन्वर्ट करना है, कौन सा इसमें SSA है। तो देखिए फ्रेंड, SSA ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल एक से ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज हो सकता है एटमोस्ट वंस, एक ही बार इनिशियलाइज हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन में ये P1 है और अगेन इट इज P1, सो दैट्स वाई ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि ये तो सब यूनिक अलग अलग है, लेकिन ये P3 है, इसको इसने क्या कहा P3 कर दिया, इसको Q4 कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट करें। ये P3 है, इसको P4 ले लिया, और इसको Q4 से Q5 ले लिया। और ये P3, ये वाला P3 होगा, U और B अलग अलग हैं। और ये क्या होगा, P4 और Q4, क्या ऐसा ही है। A माइनस बी P3 इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू P3 इंटू C, करेक्ट। P4 इक्वल्स टू U इंटू B, करेक्ट, ये भी है। Q5 बराबर P4 Q4, करेक्ट। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज B। आप चाहें तो इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपने सारे यूनिक तो ले लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ जो P3, ये P और ये P मैच कर रहा था, तो यहाँ पे आपने P2 ले लिया, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली P1, ये P1 आपने लिया है, तो ये जो यहाँ P यूज हो रहा था वो सेम वही था, ये P आपने ले लिया, तो ये गलत हो गया, राइट।
तो राइट आंसर इज बी। सो इस तरह के क्वेश्चन अब एवरी ईयर एग्जाम में आपके एसएससी के क्वेश्चन आने लगे हैं। इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज कंपाइलर की सीरीज में हम इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो हमारा जो चैनल का नेम है गेट एंड ईएससी क्विस्ट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप गेट मंत्रा के नाम से है। गेट मंत्रा जो टेलीग्राम ग्रुप मंत्रा है, ध्यान रखना मंत्रा, इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट आपके पीडीएफ आपको शेयर करता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो हमारे इस कोड का इस्तेमाल करें, SHEL10। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।